सेल्यूलॉइड के सितारे। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता टॉम ऑल्टर से। आपसे बातचीत की है अनुपमा सिंह ने। नई आवाज और नए अंदाज के साथ ये है सेल्यूलाइट के सितारे, जिसकी परंपरा है सिने जगत की मशहूर हस्तियों से आपका परिचय कराना। तो इसी परंपरा को निभाते हुए आज हम बात करेंगे थिएटर, फिल्म जगत और टेलीविजन की दुनिया के जाने माने एक्टर टॉम ऑल्टर से। टॉम जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और अपने श्रोताओं को हम पहले ये बता दें, फिर वैसे तो वो आपके नाम से जान ही गए होंगे। जी हाँ, वही अंग्रेज जो टूटी-फूटी हिंदी बोलता है। नाम, शक्ल और पर्सनैलिटी से अंग्रेज, लेकिन दिल से सच्चे हिंदुस्तानी टॉम ऑल्टर का यूँ परिचय कराना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन मन में उत्सुकता है ये जानने की कि ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? चलिए, मुझे पता है कि ये सफ़र बहुत लंबा है, मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ। अब कितना लंबा है वो मत बताइए प्लीज़। नहीं, ये बिल्कुल नहीं बताऊँगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब आपने इस दुनिया में आने की सोची, जब आपने एफटीआई इंस्टीट्यूट पुणे ज्वाइन किया? मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहाँ रहा मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में। बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में 74 में मैं यहाँ आया था। मेरे ख्याल से मई का महीना था और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पुणे से बम्बई आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है। जेब में 44 रुपए थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास। उसके अलावा, सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। सपने लेकर आपने बम्बई की धरती पे कदम रखा। बिल्कुल। और वो सपने बम्बई ने साकार किए। फिर उस धरती ने मेरे ऊपर कदम रखा। और तब से मैं वही बर्दाश्त कर रहा हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ। बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में। जी हाँ। संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है ये संघर्ष जो तब से शुरू हुआ, ये संघर्ष क्या आज तक जारी है? मुझे तो लगा कि इसका रूप थोड़ा सा बदल गया संघर्ष का, लेकिन जारी तो है। जिंदगी एक संघर्ष है। जिंदगी एक संघर्ष है, संघर्ष एक जिंदगी है। लेकिन जब तक उस संघर्ष में मजा हो, तब तक उसको लड़ना पड़ता है। बहुत खूब कहा आपने। और यहाँ आकर जब आप वो सपने लेकर बॉम्बे की धरती पर अपना कदम रखा, उसके बाद आपने बहुत सी चीज़ों में आपने अपना इंटरेस्ट शो किया। थिएटर, फिल्म और अभी इन दिनों टेलीविजन। तो आप सबसे पहले किससे जुड़े, सिनेमा से या थिएटर से? प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था, क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बम्बई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में। और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। तो जैसे अगर मैं ये कहूं कि आज इन तीनों विधाओं से आप जुड़े हुए हैं, थिएटर, फिल्म और टेलीविजन, इसको आप किस प्रेफरेंस में रखना चाहेंगे? प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है। और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, तो 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं, तो बहुत उसमें मजा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन जो एक मजा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, वो जो मजा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मजा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है।
तो उसका एक अलग मजा है फिल्मों का। और जहां तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पे मुझे थिएटर बेहद पसंद है, क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्स कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मजा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूं, और जहां तक मजे का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूं, और जहां तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है, तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को। चलिए, वेल अभी हमने एक ही पहलू टच किया है टॉम ऑल्टर का, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ही की पसंद का एक गीत हो जाए। बिल्कुल हो जाए, तो बिल्कुल सबसे हो पहले जाए। कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगे? ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मजा आता है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तो श्रोताओं, आपको एक बार फिर बता दें कि आज सेलुलाइट के सितारे में आप बातचीत सुन रहे हैं थिएटर, फिल्म और टेलीविजन की मशहूर पर्सनालिटी टॉम ऑल्टर से। और अभी हम बातचीत कर रहे थे उनके शुरुआती दौर के सफ़र और संघर्ष की। और मैं एक सवाल पे, एक उनकी सेंटेंस पे अटक सी गई, जो उन्होंने कहा था कि टेलीविजन में जो किरदार निभाते हैं
वो किरदार जो है वो काफ़ी साल तक कंटिन्यू करता है। मुझे इस किरदार के नाम से एक किरदार ऐसा याद आया जो उन्होंने निभाया था जुनून सीरियल में, केशव कलसी का, जो काफ़ी नेगेटिव शेड लिए हुए था। और सच बताऊँ टॉम जी कि जब भी मैं वो किरदार देखती थी ना पर्दे पर, मैं भगवान से यही मनाती थी कि भैया ये शख्स मुझे कहीं रास्ते में ना मिल जाए। कहीं रेडियो स्टेशन में ना मिल जाए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगी, ऐसा नेगेटिव शेड निभाते हुए कभी आपको ये नहीं लगा कि ये नेगेटिव शेड आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में आपको कुछ डिस्टर्ब जी, कर ये रहा है? बहुत सही एक सवाल है। और शुरू में मैं ये कहूँ कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी। हुँ, तो उससे मुझको एक अंदाज़ा मिला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपने अपनी निजी ज़िंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी ज़िंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये ज़रूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा-सा गुस्सा था और एक ज़िद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा-सा गुस्सा था, थोड़ी-सी ज़िद थी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख़्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी ज़िंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते-निभाते बीच में कभी-कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही ज़िद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। हुँ, हुँ। 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा-सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं। लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से और उनने बाकायदा मुझको गालियाँ दी कि ये तुमने क्या किया? हुँ, हुँ। केशव कलसी को अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया? हुँ, हुँ। तो तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा ये सफ़र केशव कलसी के साथ और मेरे ख़्याल से इस सफ़र से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको। बात हो रही है जुनून के केशव कलसी की, तो ये रोल आपने एज़ चैलेंज ही एक्सेप्ट किया होगा। लेकिन अभी भी आपने एक चीज़ एडमिट की कि ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर था, वो ज़िद मेरे अंदर थी जी। वो ज़िद अंदर थी। तो ऐसी क्या बात थी? बहुत ही मतलब दिलचस्प बात है। तब तक ये शायद 92 में ही शुरू हुआ था इसका सिलसिला जुनून का मेरे लिए। तो तब तक मैं कुछ 17-18 साल तक काम कर चुका था इस लाइन में और अच्छे-अच्छे रोल मिले थे, अच्छी-अच्छी फ़िल्मों में काम करने को मिला। लेकिन हमेशा ये बात मेरे सर पर हावी रही कि टॉम को सिर्फ़ अंग्रेज़ के रोल मिलते हैं। हुँ, हालाँकि तब तक मैंने नॉन अंग्रेज़ हिंदुस्तानी रोल बहुत किए थे, लेकिन लोग जल्दी भूल जाते हैं। हुँ, तो ये जब मुझको कैरेक्टर मिला, तो इस कैरेक्टर में मुझको एक नजात जो है ना, एक इस इन चीज़ों से वो नजात मुझको नज़र आई इस कैरेक्टर में। तो वो ज़िद मेरे अंदर थी कि ये मैं रोल करूँगा और ये तमाम जो ये शक है, तमाम जो ये बातें लोग करते रहते हैं, जो एक्चुअली बेबुनियाद बातें थी, मैं इन तमाम बातों को इस किरदार के ज़रिए ख़त्म कर दूँगा। तो वो ज़िद थी मेरे अंदर और उस ज़िद ने इस कैरेक्टर को बहुत सूट किया, केशव कलसी को, क्योंकि वो भी बहुत ज़िद्दी कैरेक्टर है। तो बाय चांस निजी ज़िंदगी और उस किरदार की ज़िंदगी, ये दोनों उस एक मौके पर जाकर मिली हुँ, हुँ। और बस नतीजा ये कि एक बहुत इंटरेस्टिंग किरदार पैदा हुआ। अच्छा। जैसे इस किरदार के बारे में हम और बात कर रहे थे, ये किरदार आपके और किरदारों से जो कि आपने फ़िल्म्स में निभाए या और सीरियल्स में निभाए, उनसे बहुत ही डिफरेंट था। लेकिन जैसा कि मैं सामने देख रही हूँ आपको, टॉम अल्टर एक बहुत ही अ, नर्म मिज़ाज, खैर उतना वो तो गर्व नहीं जितना वो तो कि केशव दिखावा भी कलसी हो होता सकता था। है। नहीं, तो नहीं, वो मज़ाक कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी और केशव कलसी की पर्सनैलिटी, इन दोनों में इतना कॉन्ट्रास्ट था जिसको साथ लेकर चलना जी। 5 साल तक 5 बहुत साल, ही हाँ। मुश्किल था। बीच में कठिन हो गया था मेरे लिए, इसमें कोई शक नहीं है और लेकिन अगर हम उस कैरेक्टर को गौर से देखें, खैर अपनी मतलब छोटा मुँह और बड़ी बात, लेकिन उस कैरेक्टर में भी केशव कलसी के कैरेक्टर में पहलू बहुत थे और नेगेटिव होते हुए भी वो कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हुआ और मेरे ख्याल से इसलिए पॉपुलर हुआ कि हमने सिर्फ उसको विलन नहीं बनाया, हुँ, हुँ। उसके अंदर रोमांस भी था,
उसके अंदर एक वो जो नाना साहब है उनके साथ, जो उनके गॉडफादर है, नाना के सामने बिल्कुल बच्चा बनता था वो, और अपनी महबूबा के साथ बिल्कुल एक आशिक बनता था वो, और दुश्मनों के सामने दुश्मन बनता था वो। तो उस कैरेक्टर के अंदर शेड्स बहुत, ये मैंने ये शेड्स पैदा नहीं किया, राइटर ने ये शेड्स इस कैरेक्टर के अंदर डाल और दिए। आपने इस शेड को बखूबी शेड निभाया। बखूबी, वो वही बात है कि एक मिलन वाली बात हो गई थी इत्तेफाक से, कि जो मैं करना चाह रहा था वही चीज मुझको मेरे सामने आ गई। तो बस एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत मिलन हुआ, और फिर आगे बस चलता रहा। चलिए, तो ये किरदार जो है, जो ये देखने वालों के दिमाग में आज तक वैसे ही ताज़ा है। ऐसा कोई और किरदार जो आपने फ़िल्मों में निभाया हो, जो आपको भी लगता हो कि ये बहुत ही डिफरेंट था टॉम आर्टर की पर्सनैलिटी से? राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फ़िल्म थी राम तेरी गंगा मैली। जी हाँ। उसमें मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था। तो एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया, क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए। तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी, मिस्टर सत्यजीत रे की। उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेरो शायरी में दिलचस्पी थी, और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था, और उर्दू में बात करता था वो। तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में। और उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था, और वो भी बहुत ही सिंपैथेटिक, रोमांटिक, बहादुर इंसान था वो। तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है, लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है। और वो जो हीरो का रोल था, वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी हुई। चलिए, ये तो बात है कि वो जो आपको किरदार पसंद है, जो लोगों को किरदार पसंद आए। लेकिन अब मैं बात करूंगी उस किरदार के बारे में जो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इस गीत के बाद। और अब आप बताइए कि आप अपनी पसंद का और कौन सा गीत प्ले करना चाहेंगे? ये भी मतलब हमारे जमाने की, यानी कि पुराने जमाने की बात है। ये फिल्म है तीसरी कसम, और राज कपूर, वहीद रहमान। बहुत ही कमाल की फिल्म है, और उसमें बहुत से अच्छे गाने हैं, लेकिन एक गाना मैंने चुना है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
टॉम ऑल्टर जी, अब मैं ज़िक्र करना चाहूँगी उस सीरियल का जो मुझे बेहद पसंद है और वो सीरियल है मेरे घर आना ज़िंदगी, जिसमें अपने नन्हे-मुन्नों की देखभाल कैसे की जाए इस बारे में था। याद है ना आपको? बिल्कुल अच्छी तरह याद है। सबसे अहम बात जो मेरे ज़हन में आती है वो ये कि इस तरह के विषयों के सीरियल्स में यूजुअली लेडी प्रेज़ेंटर होती है नंबर 1, लेकिन पहली बार पेरेंटिंग जैसे विषय पर बने सीरियल को एक मेल प्रेज़ेंटर ने प्रेज़ेंट किया और वो भी लोगों ने देखा और इतना सराहा कि बस पूछिए ही मत। ये आइडिया, ये चैलेंज आपने कैसे एक्सेप्ट किया? एक्चुअली ये चैलेंज मेरे सामने रखा गया और चैलेंज मैंने तो कबूल किया, लेकिन जिन्होंने इस प्रोग्राम को डायरेक्ट किया और जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्क्रिप्ट किया, यानी कि अंजू दासवानी और दीपक श्रीवास्तव, और ये भी मैं शुरू में कहना चाहूँगा कि मैं कुछ एपिसोड्स तक अकेला ज़रूर था मैं उसमें एज़ अ होस्ट, लेकिन कुछ एपिसोड्स में एक लेडी होस्ट ने भी साथ दिया, तो मैं पूरा जो क्रेडिट है अब मैं खुद नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी और एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक मर्द यानी कि एक मेल या एक मैन ने इस ऐसे प्रोग्राम को होस्ट किया, लेकिन इसमें कोई एक्चुअली देखा जाए तो कोई बड़ी बात है नहीं। नहीं, बड़ी बात मुझे इसलिए लगी क्योंकि जी। भी जैसे माँ बताती है जी, नन्हे जी। मुन्नों के जी, बारे जी। में, तो यूजुअली एक जनरल आइडिया यही जी। होता है कि एक लेडी होस्ट होनी चाहिए होनी उस चाहिए। जगह, लेकिन एक मेल प्रेजेंटर और जी। वो भी इतने प्यारे तरीके से, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक फादरली फिगर है जो बता रहा है अपने वो बच्चे शायद के बारे इसलिए में। कि मैं जी। फादर हूँ जी और हाँ। मेरा फिगर भी कुछ थोड़ा सा फादरली भी है। नहीं, तो क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं बहुत जल्दी कि एक जन्म में और एक परवरिश में फादर का भी काफी हाथ है। बिल्कुल है। और जितनी भी किताबें लिखी जाती हैं चाइल्ड बर्थ के बारे में, वो अक्सर माँ की तरफ से हम्म। लिखी जाती हैं, तो उस हिसाब से मैं इस बात से खुश था कि भाई एक फादर का भी एक इसमें पहलू आना चाहिए। पर बाकी क्योंकि मैं खुद फादर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं ये कहना चाहिए, और दीपक और अंजू के साथ एक ऐसा रिश्ता जम गया कि वो लोग मेरी थिंकिंग को बहुत जल्दी समझ गए, मैं उनकी थिंकिंग को बहुत जल्दी समझ गया और बस एक टीम हमारी बन गई। तो शायद इसलिए वो अभी जिस बात का आपने जिक्र किया था, शायद इसलिए वो बात वहाँ पैदा हुई। और ये बात ज़रूर है कि मैंने जितने भी टेलीविज़न के प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने कम से कम 50, 60 या 70 प्रोग्राम्स किए हैं, उनमें से अगर मैं कोई लिस्ट बनाऊं टॉप 3 या टॉप 5 की, तो उस लिस्ट में मेरे घराने ज़िंदगी का नाम ज़रूर आएगा। जी हाँ, और मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने जान लिया होगा, पहचान लिया होगा उस जी। सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन को जो इस चेहरे के पीछे छुपा है, जिसने ममता जैसे शब्द को न्यू डेफिनेशन दी है। मैं ठीक कह रही हूँ? मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे उस प्रोग्राम को होस्ट करने में बेहद मज़ा आया। और हमें देखने में ही उतना मज़ा आया जितना शुक्रिया। कि शायद आपको करने में आया होगा। लेकिन इसी बात को मैं आगे और बढ़ाना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया, एक सेंसिटिव इमोशनल पर्सन जिसने बहुत ही सॉफ्ट तरीके से इस सब्जेक्ट को हैंडल किया, तो ज़ाहिर है कि आप अपने घर में भी अपने बच्चों के साथ वैसे ही नम्रता से पेश ये आते तो होंगे। बच्चों से पूछना पड़ेगा और मेरी बीवी से पूछना पड़ेगा लेकिन यहाँ बैठ कि के सच्चाई कहाँ तक है। यहाँ बैठकर तो मैं एक चीज़ आपसे पूछ सकती हूँ कि आप में और आपके बच्चों के बीच बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप होगा। हाँ, काफ़ी हद तक है। जो कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ उलझने भी हैं, बट ज़्यादातर एक हेल्थी रिलेशनशिप रहा है। और क्योंकि मेरा भी अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी एक हेल्थी रिलेशनशिप रहा है, तो बस मैंने उसी चीज़ को कंटिन्यू किया, तो बस टच वुड सब ठीक ही चल रहा है। तो मतलब घर में आप ही अपने बच्चों से सब चीज़ें डिस्कस करते हैं और बच्चे भी आपसे अपनी सारी नहीं, प्रॉब्लम्स ये एक अजीब, शेयर करते हैं? एक इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी, उनकी डेथ काफ़ी साल पहले हुई। मैंने ज़िंदगी में उनसे कोई डीप डिस्कशंस बहुत कम किए, ज़्यादा मैंने उनके साथ कभी बातचीत नहीं की, लेकिन कुछ खामोशी में कुछ बातें उनकी तरफ से ज़ाहिर हुई और कुछ असर उनकी तरफ से मेरे ऊपर आए, खामोशी में ही। तो कुछ हद तक वही मेरा रिश्ता रहा है मेरे अपने बच्चों के साथ। तो हम ज़्यादा देर तक बैठकर चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं, और मेरी बीवी को इस बात को लेकर कभी कभार शिकायत भी होती है कि और डिस्कस करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो खामोशी में अगर जाहिर हों या तजुर्बे के ज़रिए जाहिर हों, तो ज़्यादा उनमें असर रहता है। जी हाँ।
चलिए फिर आगे बढ़ने से पहले एक गीत आपकी पसंद का और फिर जाए। जी बिल्कुल, ये आनंद फिल्म का गीत है और आनंद फिल्म मैं अभी से कहूँ ये मेरी पसंदीदा फिल्म है और इस फिल्म का कोई भी गाना अगर हम ले तो मुझको बेहद मजा आएगा पेश करने में। लेकिन हमने एक गाना ये लिया है कि जिंदगी कैसी है पहेली है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी। और अब एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। ज़ाहिर है जब आप इतने सेंसिटिव और इतने इमोशनल पर्सन हैं जो ज़िंदगी के हर बात लफ्ज़ में को कुछ सच्चाई होती। नहीं, सच्चाई है क्योंकि मैं इतनी देर से आपके साथ बैठी हूँ और आपकी बातों को सुन रही हूँ और ये बात तो हमारे श्रोता भी अच्छी तरह ही समझ रहे होंगे कि कितने सेंसिटिव पर्सन हैं आप। तो ज़ाहिर है संगीत से आपको ज़रूर लगाव होगा। है बिल्कुल है। संगीत कैसा, वेस्टर्न या इंडियन? क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल ना तो इंग्लिश क्लासिकल। लेकिन हाँ, पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए। कुछ पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहाँ तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने, ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। और इंडियन म्यूजिक में? इंडियन म्यूजिक में हाल ही में कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से कहीं से मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहाँ पर कार्यक्रम था। तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठकर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना
और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है। लेकिन अब तक जो है मेरी इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे 3 जो सितारे हैं, किशोर जी, रफ़ी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो मैं तो घंटों तक क्या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा जो आजकल नए सिंगर्स आए हैं, उनमें आपको कौन पसंद है? मैं सच बताऊं, कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूं तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाजें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं। मुश्किल है। मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे। अब मैंने उनकी आवाज़ पहली बार सुनी थी जब नया-नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू, ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा क्योंकि उनकी आवाज़ में एक कशिश है। तो उस टाइम में कुमार शानू की आवाज़ मुझको बहुत अच्छी लगी। और बाकी जो नए-नए हैं वो अब क्या बताऊँ मैं, कुछ उनकी आवाज़ को पहचानने में मुझको तकलीफ हो जाती है। शायद इसलिए कि मैं पुराने ज़माने में खोया रहता हूँ। लेकिन ऐसा है कि आप उन नए कलाकारों के गाए हुए गाने एंजॉय करते हैं? करता हूँ। रिसेंटली मतलब जो शाहरुख के कुछ रिसेंटली जो फिल्में आई हैं, दिल तो पागल है या कुछ कुछ होता है, ये इन फिल्मों के गाने मुझको अच्छे लगे। शायद इसलिए अच्छे लगे कि उनमें फिर वही रंग आया है, 1970s या लेट 60s अर्ली 70s का वही रंग, वही कशिश वापस आ गई। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि हमारी फिल्मी दुनिया ने एक दौर देखा है गोल्डन एरा फिल्म संगीत का, जिसमें ऐसे मेलोडियस गाने दिए गए हैं जिनको आज भी हम भी सुनते हैं और नए बच्चे भी सुनते हैं, सब उतना ही एंजॉय करते हैं। तो कुछ हद तक वो चीज वापस आ गई, वापस आ गई है। वैसे इसका श्रेय आपके हिसाब से किसको जाना चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर को या लिरिसिस्ट को या सिंगर्स को? आई थिंक लिरिसिस्ट का जो हाथ है वो पहले बहुत ज्यादा भारी था। अब लिरिसिस्ट का उतना हाथ रहा नहीं, तो मेरे ख्याल से अगर लिरिसिस्ट का हाथ वापस उसी तरह हावी हो जाए तो गाने भी अच्छे बनेंगे। बाकी सिचुएशन के हिसाब से पहले मतलब गाने ज्यादातर बनते थे, अब गाने पहले बनते हैं और सिचुएशन बाद में बनते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक और कारण है कि ये आजकल के गाने हमको ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहते, क्योंकि वो फिल्म के साथ या सिचुएशन के साथ जुड़े होते नहीं है। तो ये कारण है? एक कारण हो सकता है, ये और भी कारण है, लेकिन ये एक कारण है। और इसी बात को सुनते सुनते मुझे याद आ रही थी एक और बहुत ही खूबसूरत मूवी, नाम है जिसका अमर प्रेम। ओ हो। मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ। अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है, फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। दिल्ली गए थे मसूरी से और फिल्म 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे के शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपर हिट थे और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है, वो मैं पेश करना चाहूंगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे।
जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सेलुलॉइड के सितारे में श्रोताओं आप सुन रहे हैं बातचीत थिएटर, फिल्म जगत और टेलीविजन की दुनिया के जाने माने एक्टर टॉम आल्टर से। और अभी तक तो हम बात कर रहे थे उनकी इसी दुनिया की, उनके इसी दुनिया के एक्सपीरियंसेस के बारे में। लेकिन एक चीज़ जो मैं बहुत देर से मेरे जहन में ये सवाल घूम रहा है कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? एक्चुअली मैं एक्टर इसलिए हुआ क्योंकि मैं जो होना चाह रहा था वो मैं हो नहीं पाया। मैं एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का। हाँ जी। तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में मतलब शुरू से, बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, यानी कि एक यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट्स का, आज भी है। तो स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से, बचपन से। किसी एक स्पोर्ट्स से या क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों जी। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया। तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ मैं। अच्छा जी। और इसके अलावा कोई, वैसे मुझे लग रहा है कि आपने तो कोई भी स्पोर्ट छोड़ा ही नहीं है, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, और इसके अलावा भी कोई और ऐसी चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट हो? स्पोर्ट्स के अलावा या स्पोर्ट्स के अंदर? स्पोर्ट्स के अंदर ही। स्पोर्ट्स के अंदर मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में। अच्छा। पेपर्स में, मैगजीन्स में स्पोर्ट्स के मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कमेंट्री भी मैंने दी है स्पोर्ट्स के लिए। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में, और जिंदगी का संघर्ष जो है किस तरह लड़ना चाहिए, वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेके आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है। और
सुकून भी दिया है, राहत भी दी है और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने। तो अगले पहलू के बारे में बातचीत करने से पहले एक गीत और ज़रूर, और ये भी इत्तेफाक से नहीं लेकिन है ये राजेश खन्ना का गाना भी। ये एक फ़िल्म उनकी थी आराधना। आराधना। अच्छा, बहुत ही बातें करने से पहले मुझे एक क्वेश्चन मुझे बार-बार ख़्याल आ रहा है कि आप राजेश खन्ना की एक मूवी देखने के लिए मसूरी से दिल्ली जी। गए, अगेन आपकी पसंद की। लगता है राजेश खन्ना की आप बहुत ज़बरदस्त बहुत फैन ज़्यादा। और मैं जल्दी से आपको ये बताऊँ आराधना के बारे में। हाँ हम जी। लोग उस टाइम जगाधरी में रहते थे। जगाधरी एक टाउन है हरियाणा में। हुँ। तो ये लगी थी फ़िल्म यमुनानगर में जो 10 मील दूर है जगाधरी से। हम लोग साइकिल पर गए थे हुँ। जगाधरी से यमुनानगर आराधना देखने। अच्छा। और इतनी अच्छी लगी कि पहले हफ्ते के अंदर ही मैंने 5 बार ये फ़िल्म देखी आराधना। अच्छा, और एक हाँ जी। एक सवाल और जो मेरे जी। दिमाग में घूम रहा है कि कोइंसिडेंस ये है कि अमर प्रेम और आराधना दोनों में राजेश खन्ना के साथ थी शर्मिला टैगोर। अब ये इंटरेस्ट राजेश खन्ना ये का था या हुजूर, शर्मिला टैगोर ये का? आपने ये उल्टा जो तीर मारा आपने, वो बिल्कुल निशाने पे जाके लगा। सूरज की रोशनी में चांद और चमकता था। क्या बात है। शर्मिला जी तो खैर उनके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। तो ये लेकिन गीत जो हम वापस फिल्म पे नहीं, शर्मिला जी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। और ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि अमर प्रेम में भी वही थी राजेश जी के साथ और आराधना में तो भी जो वही थी। आराधना का जो ये गीत आपने चुना बहुत है, चुनना बहुत मुश्किल है लेकिन एक गीत है जो उस जमाने का बहुत ही मतलब लोकप्रिय गीत था और शायद ये उस जमाने की एक आवाज है। वो गीत आज भी उस जमाने की पुकार है। वो है मेरे सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी की तू, चलिया तू चलिया। टॉम आल्टो जी, अभी हमारी इतनी सारी बात, एक जो बार-बार सेंटेंस मेरे दिमाग में आता है और फिर कहीं खो जाता है आपकी बातें सुनकर, वो उर्दू, उफ़, काबिले तारीफ है। आप ये बताएं कि ये आपने कैसे पिकअप किया? क्योंकि यूजुअली लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इतना उर्दू यूज़ नहीं करते और इतनी साफ उर्दू नहीं बोलते। अब जहाँ तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के यूपी की है और जिस ज़माने में मेरी पैदाइश हुई
यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई। मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून के इलाके की बात कर रहा हूँ। और बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में। तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी। तो मैं जब पूना आया था सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूं। तो मैंने मेरे एक दोस्त वहाँ बने, मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई। बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले। तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है। लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू। अच्छा। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहां मेरी परवरिश हुई, उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई। उर्दू आपने सीखी, जाहिर आप पढ़ते भी होंगे, तो उर्दू शायरी से कुछ कनेक्शन या कुछ? एक बिल्कुल सरसरी तौर पर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है शायरी में, बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी। आप लिखते भी हैं? लिखने की गुस्ताखी करता हूँ कभी कभार। लोग एक्चुअली शायरी करते हैं, मैं तो कर नहीं पाता हूँ। मैं लिख पाता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ही, अब क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूँ, उस शायरी में कोई बात है नहीं। लेकिन शायरी सुनने में या पढ़ने में मुझको बहुत अच्छा लगता है मुझको। तो जैसे आपने कहा कि लोग शायरी लिखते हैं, मेरे ख्याल से शायरी वही लिख सकता है जो इंसान जज्बाती होता है, जो अपने जज्बात को कलम के जरिए कागज पे उतार सकता है। जो जिनके अंदर वो काबिलियत हो। हाँ। मैं तो कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। शकील बदाऊनी एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे। उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं, हूँ मोहब्बतों का राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। वाह, बहुत खूब। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता। शायद शायरी लिख पाता हो लेकिन कर नहीं पाता हो। जब शायरी और जिंदगी दोनों मिल जाती हैं तब एक जो है आदमी वो शायरी कर सकता है। तो अभी मैं सिर्फ लिखने की कोशिश करता हूँ, अभी तक मैं कर नहीं पाया। शायरी कर नहीं पाया। नहीं। अच्छा, तो एक गीत और जो आपको बेहद पसंद हो, जो आपके दिल को छू कर गया हो। बहुत अच्छे। और ये राजेश खन्ना का नहीं, ये राज कपूर का है। अच्छा जी। और फिल्म है संगम, और एक कमाल का गाना है संगम में। दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अमानते में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर। वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। सारे भेद खुल गए
राज़दार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। गले लगी सहम सहम भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। टॉम आर्टर जी, अभी तक की बातचीत में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की, फिल्म, टेलीविज़न, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, लेकिन एक चीज़ जो लग रहा है जिस पे हमने ख़ास ख्याल नहीं दिया, वो है थिएटर। थिएटर से जुड़े अपने कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। थिएटर एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही एक निजी चीज़ है, पर्सनल चीज़ है। और थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज़्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज़ में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है, वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफ़र है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफ़र बेहद पसंद है। वो सफ़र आपको थिएटर, इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है। तो वो मुझे बहुत पसंद है, लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंस, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं। तो ये मज़ा है थिएटर का, पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, और एक आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है उस चीज़ को पॉलिश करने के लिए, बनाने के लिए, उसमें तब्दीलियां लाने के लिए। बहुत उसमें मज़ा है। कौन सा प्ले आपको लगता है जो आपने बहुत अच्छा किरदार निभाया हो, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बॉम्बे में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ। उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो। उसके लिए आप कहीं बाहर भी गए हैं? हम बाहर भी गए हैं, हमने दिल्ली में शोज किए हैं, पूना में शोज किए हैं, कलकत्ते में शोज किए हैं, हिंदुस्तान से बाहर तो नहीं गए हैं, लेकिन मद्रास में शोज किए हैं, बेंगलोर में। तो बहुत ही एक, जिस तरह मैंने कहा, है तो प्ले मुश्किल, लेकिन उसमें बहुत सेटिस्फैक्शन भी है, और बहुत एक गहरी बात है उस प्ले के अंदर। तो मुझे बेहद पसंद है वेटिंग फॉर गॉडो। अच्छा जी, और एक गीत हो जाए इसी बात पर, आपकी पसंद का? जी बिल्कुल। जो फिल्म मेरा नाम जोकर से एक गीत है, और ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि गॉडो में जो दो मेन किरदार है, नसीर और बेन, उन दोनों के कैरेक्टर भी एक हद तक जोकर्स हैं। तो ये गाना है उसी फिल्म का, कहता है जोकर सारा जमाना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, कहता है जोकर।
कर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया। अपने पे हंस कर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया, मेले में आया। हिंदू न मुस्लिम, पूरब न पश्चिम, हिंदू न मुस्लिम, पूरब न पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जो कर। टॉम ऑल्टर जी, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। थिएटर, फिल्म, टेलीविजन, इसके अलावा स्पोर्ट्स और म्यूजिक, इन सब में आप बहुत बिजी रहते होंगे, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपको खाली समय मिले तब आप क्या करते हैं? मैं सोता बहुत हूँ। नहीं मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। लिखना मुझे बेहद पसंद है। हाँ और जी। हमारे खानदान में राइटर्स बहुत हैं। अच्छा जी। और हाल ही में मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ पहली बार। जी हाँ। मसूरी के ऊपर बेस्ड है, तो उम्मीद है कि इस साल के अंदर ये नॉवल छपेगी। और बहुत बहुत मुझको आनंद मिल रहा है ये नॉवल लिखने में। टॉम ऑल्टर जी, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अनुपमा जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए तहे दिल से और भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सुनने वालों ने मुझको बर्दाश्त किया इतने समय तक, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में आज आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता टॉम ऑल्टर से अनुपमा सिंह की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोगी थे मिलिंद जोशी। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे